नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे की। हिंदुत्व पर शंकराचार्य ने किया कांग्रेस का समर्थन। देखेंगे नीट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को। झारखंड में हेमंत सरकार के फ्लोर टेस्ट को जानेंगे। यूपी में बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार की योजनाओं पर क्यों उठाए सवाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में जीत की खुशी में बीजेपी सांसद के सुधाकर ने बंटवाई शराब। पुलिस ने कहा हमारी गलती नहीं, आबकारी विभाग को घेरा। अशोक गहलोत की सीएम भजनलाल शर्मा से अपील, बोले जनता को उनके लोकतांत्रिक हक का प्रयोग करने दें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार पीरियड लीव पर पॉलिसी बनाए। कहा हमने फैसला लिया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगी। शेयर बाजार में गिरावट, 36 अंकों की गिरावट के साथ 79,960 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 3 अंकों की गिरावट के साथ 24,320 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को राहुल असम और मणिपुर के दौरे पर निकले। असम की जनता बाढ़ से जूझ रही है, तो वहीं मणिपुर की जनता राज्य में फैली हिंसा से त्रस्त है। इस दौर में राहुल गांधी इन पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे, जनता का हाल जाना, उनकी समस्याएं सुनी। सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर का दौरा किया। असम से लेकर मणिपुर की जनता से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, दर्द बांटा और शाम में वो मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके से मिले। दौरे की शुरुआत राहुल ने असम से की, जहां वो बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलने राहत शिविरों में गए। इसके बाद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में राहुल ने जिरीबाम और फिर चुराचांदपुर पहुंचकर राहत शिविरों का दौरा किया। यहां राज्य में 1 साल से ज्यादा समय से चल रही हिंसा के चलते प्रभावित लोग रह रहे हैं। बाद में राहुल ने इम्फाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मणिपुर का दौरा करते हुए उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। राहुल ने बताया कि गवर्नर से मिलकर उन्होंने मणिपुर की जनता को हर संभव मदद देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करूंगा, लेकिन मैं पिछली बार भी यहां आया था और अब एक लंबे वक्त के बाद यहां आया हूं और मुझे कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। मणिपुर के लोग आज भी दर्द में हैं। राहुल ने कहा कि मैं राहत शिविरों में भी गया, मैंने लोगों से मुलाकात की। मैंने पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं देखा जो स्थिति मणिपुर की है। फिलहाल मणिपुर को इससे बाहर निकालना होगा। वक्त की मांग शांति है, सुकून है। मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ कि नफरत और हिंसा से कुछ नहीं होगा। शांति के बारे में सोचे, भाईचारे, मोहब्बत से सब मुमकिन है। राहुल ने कहा कि मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद था कि सभी पीड़ितों को भरोसा दिला सकूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। एक नेता विपक्ष के तौर पर मैं उन्हें हौसला देने आया था। इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी से भी खास अपील की है। उन्होंने कहा कि वैसे तो पीएम को पहले ही मणिपुर का दौरा करना चाहिए था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर इसी देश का राज्य है। मेरी उनसे गुजारिश है कि एक बार मणिपुर आए, लोगों से मिले, उनकी आवाज सुने, उनका दर्द बांटे। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने यह आश्वासन दिया कि मणिपुर की जनता को उनका और पूरी कांग्रेस पार्टी का सहयोग मिलेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के असम व मणिपुर के दौरे से बीजेपी तिलमिला गई है, तो वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल ने संसद सत्र के दौरान हिंदुओं को लेकर बयान दिया था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। राहुल के इस बयान का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समर्थन किया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला था। राहुल ने अपने भाषण में बीजेपी की बोलती बंद कर दी थी। कोई मुद्दा ना मिलता देख बीजेपी ने राहुल के भाषण से हिंदुओं पर दिए गए एक बयान को तोड़ मरोड़ कर मुद्दा बनाने की कोशिश की। बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों ने राहुल के बयान को हिंदुओं का अपमान बताया था। इस बीच अब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। वीडियो में शंकराचार्य साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने भी राहुल गांधी का भाषण सुना है और उन्होंने उसमें कुछ भी हिंदू धर्म के विपरीत नहीं कहा है।
आखिर में शंकराचार्य ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राहुल के आधे अधूरे भाषण को फैलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के फैलाए झूठ का पर्दाफाश हो गया है, तो वहीं नीट परीक्षा में धांधली की भी पुष्टि हो गई है। मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहले छात्रों की परेशानियां सुनी, उसके बाद एनटीए से भी सवाल किए। कोर्ट ने माना कि नीट यूजी की परीक्षा में धांधली हुई है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 जुलाई को नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक सभी पक्षों में बहस चली। कोर्ट ने सबसे पहले परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं को सुना, उसके बाद एनटीए और केंद्र का पक्ष भी सुना। एक याचिकाकर्ता के वकील ने पूरा पेपर कैंसिल कराने की मांग की। उनका कहना था कि पहले तो पेपर टेलीग्राम पर लीक किया गया, फिर रिजल्ट भी समय से पहले जारी कर दिया गया। 14 जून की बजाय 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। याचिकाकर्ता ने पेपर लीक के आरोप लगाए। एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स पर आपत्ति दर्ज की गई तो 67 टॉपर्स पर भी सवाल उठे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए एक तरफ तो पेपर लीक से इनकार करता है तो दूसरी तरफ छोटी मोटी गड़बड़ी की बात कहता है। इस पर कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि हम सटीक तारीख जानना चाहते हैं कि पेपर कब बनाए गए और कब एनटीए को भेजे गए। वो प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है जिसने पेपर छापे, इसे प्रिंटिंग प्रेस तक भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। अगर हम उन उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर पाते हैं जो दोषी हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। कोर्ट ने सवाल भी किया कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर एनटीए से फुल डिस्क्लोजर देने को कहा है। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया कि एजेंसी नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को री एग्जाम के लिए गुरुवार तक सबमिशन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस नजर आई, तो वहीं हंगामा झारखंड के विधानसभा के विशेष सत्र में भी देखने को मिला। सोमवार से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। सत्र के पहले ही दिन सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस बीच बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर हंगामा किया। तो क्या कुछ हुआ झारखंड विधानसभा में, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। सोमवार को झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बता दें कि 81 सदस्यीय विधानसभा में इस समय 76 विधायक हैं। ऐसे में विश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए सरकार को 39 वोटों की जरूरत थी और फ्लोर टेस्ट में सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई भी वोट नहीं पड़ा। बीजेपी ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। इसके नतीजे आते ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने घोषणा की कि हेमंत सोरेन की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इस घोषणा के साथ ही विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। शाम को हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें चंपई सोरेन, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, वैद्यनाथ राम, दीपक बिरुवा, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 4 विधायक हैं, जिसमें 2 नए चेहरे शामिल हैं। तो वहीं बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख का नाम कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। बता दें कि 28 जून को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी, जिसके बाद 4 जुलाई को सोरेन ने तीसरी बार राज्य के सीएम के रूप में शपथ ली थी। एक तरफ चर्चा सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट की हो रही है, तो चर्चा का विषय अग्निवीर भी बना हुआ है। चुनाव के दौरान अग्निवीर को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। आज भी विपक्ष अग्निवीर योजना के खिलाफ सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस मुद्दे की वजह से बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा और जब पार्टी ने हार के कारणों को लेकर मंथन किया, तो बीजेपी के नेताओं ने ही पार्टी हाईकमान को जमकर सुना दिया। अग्निवीर योजना जब देश में लागू हुई तो पीएम मोदी इसे गेम चेंजर बता रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी ही इसे अब सबसे बड़ी भूल मानने लगी है। यूपी में पार्टी ने हार को लेकर जब मंथन किया तो पार्टी नेताओं ने संगठन महासचिव बीएल संतोष को अग्निवीर योजना को लेकर जमकर सुना दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि टीवी डिबेट में हमसे अग्निवीर पर जवाब देते नहीं बनता है। अगर हमें पता चल जाता है कि डिबेट अग्निवीर पर होना है तो हम जाने से ही मना कर देते हैं। 3-4 बार मना कर चुके हैं, लेकिन जब डिबेट में अचानक ही ये मुद्दा आ जाता है तो बुरी तरह से फंस जाते हैं। इस योजना को तत्काल बंद कर देना चाहिए। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को बुलाया था। उनसे लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे थे।
साथ ही आगे के एजेंडा पर बात करना चाहते थे, लेकिन चर्चा में हाईकमान ही निशाने पर आ गया। एक प्रवक्ता ने बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया, कहा कि रोजगार को लेकर हमारी सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, खास तौर पर सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान चलाना पड़ेगा। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। यहाँ भी बात सेना की आई, क्योंकि सेना में बड़ी संख्या में लोग भर्ती के लिए जाते थे, लेकिन अग्निवीर योजना के चलते युवाओं का सेना से भी मोह भंग हो गया है। साफ है, ये पहली बार है कि पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी की योजनाओं पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ गए हों। एक तरफ बीजेपी के अपने ही नेताओं ने पीएम मोदी की योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और जेल प्रशासन से जवाब मांग लिया है। दिल्ली के हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल और ईडी को नोटिस जारी किया है। तो क्या है केजरीवाल की मांग और क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए रिपोर्ट। सोमवार को दिल्ली के हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। दरअसल केजरीवाल को नियमानुसार हफ्ते में 2 बार वकीलों से मुलाकात करने की इजाजत है, लेकिन उनकी मांग है कि फिलहाल उनके खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लिए वकीलों से बात करने के लिए उन्हें अतिरिक्त मीटिंग की इजाजत दी जाए। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट की बेंच ने तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों को 5 दिन का वक्त दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। बता दें कि केजरीवाल ने पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था और अब कोर्ट ने जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट केजरीवाल की मांग को स्वीकार कर सकती है। इससे पहले भी घर के खाने से लेकर भगवत गीता पढ़ने तक उनकी कई मांगों को स्वीकार किया जा चुका है। बहरहाल अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है, तो वहीं फ्रांस में चुनाव के बाद भी नई सरकार के गठन की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। तो क्या रहे चुनाव के नतीजे, देखिए रिपोर्ट। फ्रांस में रविवार को आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई और अब उसके परिणाम भी सामने आ गए हैं और एक बार फिर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया है। चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेनेसां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। फ्रांस में 3 प्रमुख पार्टियां हैं और इस चुनाव में 577 सीटों में से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी कि एनपीएफ गठबंधन को 182 सीटें मिली, तो दूसरे नंबर पर 163 सीटों के साथ रेनेसां पार्टी रही। वहीं दक्षिणपंथी नेशनल रैली यानी कि एनआर गठबंधन 143 सीट हासिल करने में कामयाब रही। 577 सीटों के इस विधानसभा में 289 की बहुमत है और कोई भी पार्टी यहां तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में गठबंधन में सरकार बनाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद देश भर में हिंसा भड़क गई है। दक्षिणपंथी पार्टी के समर्थक अपनी हार से बौखला गए, जिसके बाद जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया। वहीं पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने राष्ट्रपति मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फ्रांस में गठबंधन की सरकार बनाने का इतिहास नहीं रहा है। ऐसे में इस बार फ्रांस मुश्किल में दिख रहा है। तो वहीं फ्रांस की राजधानी में 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक्स 2024 का आगाज हो रहा है। ऐसे में नई सरकार का गठन जल्दी करने का दबाव भी है। अब किसके हाथों में जाएगी फ्रांस की कमान, ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बसपा सुप्रीमो मायावती जब जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचती हैं उनकी गाड़ी छूट चुकी होती है। इस बार भी यही हुआ। हाथरस भगदड़ वाले कांड में उसको हुए कई दिन हो चुके हैं। मायावती का बयान अब आया है और उन्होंने भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से बहन जी का जो बचा कुचा हुआ वोट बैंक है वो भी डूब जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।